सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूं आपके लिए एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सा लेक्चर जो कि है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। यस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारे फार्मास्यूटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे हम कुछ पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम पहले टॉपिक को समझते हैं कि टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। हमें टॉपिक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तभी जाके हम उसके अंदर के बेसिक्स को क्लियर कर पाते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को शॉर्ट में कहा जाता है NDDS। ठीक है, NDDS आज के टेक्नोलॉजी में या फिर आज के ज़माने में हम कहें तो एक सब्जेक्ट बन चुका है, एक टॉपिक बन चुका है। जैसे जो लोग बी फार्म करते हैं तो उनके कोर्स में एक 7th सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता है NDDS। सब्जेक्ट का मतलब इसके बारे में डीप नॉलेज या डीप स्टडी करनी पड़ती है। आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इसी में हम कई हद तक इसके बारे में बेसिक और नॉलेज जान लेंगे। तो NDDS मतलब नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो नोवल का मतलब होता है न्यू, ठीक है। और ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स तो आप जानते ही हैं, जो भी डोजेज फॉर्म्स या ड्रग के डिलीवरी के लिए सिस्टम जो हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आजकल जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स आए, अदर देन कैप्सूल, अदर देन टैबलेट, सिरप, ये सब क्या है? ये सब ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं। लेकिन जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम ओरिजिनेट हुए हैं, जिन पे रिसर्च चल रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स बनाए गए हैं, उसको हम पढ़ते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंदर। अब नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिलीवरी सिस्टम आते हैं हम बहुत सारा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अगर शुरू में एग्जांपल बताऊं तो कुछ डिलीवरी सिस्टम्स आते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया फाइटोसोम्स। तो फाइटोसोम्स क्या है? ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। जैसे आपका टैबलेट कैप्सूल होता है, उसी तरह से फाइटोसोम्स दिए जाते हैं, इसके अंदर ड्रग भरी जाती है और पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, तो लिपोसोम्स होते हैं। लिपोसोम्स के अलावा नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो ईथोसोम्स होते हैं, ठीक है। आजकल जो है नैनो मेडिसिन आने लगी हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। हम इनको नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने इसको कई टेक्नोलॉजीज यूज करके, न्यू न्यू टेक्निक्स यूज करके ये न्यू डिलीवरी सिस्टम्स को डिस्कवर किया है, इसलिए हम इसको कहते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये पहले वाले ड्रग डिलीवरी सिस्टम से अलग है, इसलिए हम इसको कहते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो अगर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है अ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ न्यू अप्रोच। ठीक है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है? एक न्यू अप्रोच है जिसमें दैट कंबाइंस इनोवेटिव डेवलपमेंट। जिसमें क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं? इनोवेटिव डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, फॉर्मुलेशन जुड़ी हुई है, नई नई टेक्नोलॉजीज जुड़ी हुई हैं, नए नए मेथड जुड़े हुए हैं, ताकि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स है उसको बॉडी में डिलीवर कर सको सेफली, और ताकि उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ सके। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब हमारे पास टैबलेट है, कैप्सूल है, हर एक डोजेज फॉर्म अलग है, तो ये NDDS बनाने की क्या ज़रूरत है? ये NDDS बनाने की ज़रूरत देखो इसी डेफिनेशन में आपको मिल जाएगी। NDDS बनाने की ज़रूरत है क्योंकि ये इनोवेटिव तरीका है। पहले क्या होता था? आज पहले क्या होता था कि आप लोग कोचिंग्स जाते थे, वहां पढ़ते थे। आजकल क्या हो गया? ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल है क्लासेस, तो ये क्या है? इनोवेटिव है। ऐसे ही पहले के ज़माने से टैबलेट, कैप्सूल, सिरप सब है, लेकिन ये जो नए मेडिसिन के फॉर्म है ये इनोवेटिव है। इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है। जैसे ही आप इसको बॉडी में इंसर्ट करती हो, इनका जो इफेक्ट है लंबे समय तक आता है। जहां आपको प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्ट वहीं पे ही ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है। नए नए मेथड्स, नए नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इन फार्मास्यूटिकल्स को बॉडी में डिलीवर किया जाता है, ताकि सेफली आपकी बॉडी में पहुंचे, और जो इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आपकी बॉडी में जाके दें। अब ये जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, इसमें बहुत सारी एडवांस्ड टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स को कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाया जाता है और पेशेंट्स की बॉडी में एडमिनिस्टर कराया जाता है एक अलग तरीके से। अगर हम ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म से कंपेयर करें तो NDDS जो है एक न्यू डोजेज फॉर्म है जो कि सुपीरियर है, मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं। हम ये नहीं कह रहे कि टैबलेट कैप्सूल बुरे हैं, हमें फीवर होगा तो हम आज भी टैबलेट ही लेंगे, लेकिन ये NDDS किसके लिए है? कुछ बड़ी बड़ी डिसीजेस के लिए, ठीक है।
टारगेट ऑर्गन्स के लिए, कुछ ऐसी डिजीजेस है जिसके लिए कोई भी अभी तक दवाई नहीं है लेकिन उनके लिए। तो अगर हम ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो एनडीडीएस जो है न्यू डोजेज फॉर्म्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। अब एक एनडीडीएस या फिर एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैसा होता है या उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो एनडीडीएस होता है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बायो अवेलेबिलिटी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जब कोई डोजेज फॉर्म लेते हो उसके अंदर जो ड्रग होती है, ठीक है, वो ड्रग जब आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, आप डोजेज फॉर्म लेते हो उसमें ड्रग होती है, ड्रग एब्जॉर्ब होती है, तो आपकी जो एब्जॉर्ब्ड ड्रग है वो आपके ब्लड में कितनी पहुंची, उसके रेट और अमाउंट, उसकी रेट और अमाउंट को कहा जाता है बायो अवेलेबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड ड्रग आपके ब्लड में पहुंचेगी उतनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी आती है। जितनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी आती है उतनी ही ज़्यादा आपका ड्रग का इफेक्ट आता है। आपको क्या चाहिए, आपको ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी ड्रग इफेक्ट देगी उतनी ज़्यादा आपकी डिजीज़ ठीक होगी, ठीक है। तो डिजीज कैसे ठीक होगी, जब बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। बायो अवेलेबिलिटी कब ज़्यादा होगी, जब आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो आपकी डिजीज ठीक हो जाएगी क्योंकि उसका इफेक्ट अच्छा आएगा। तो जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये कि हम इसको कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी में यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी मतलब हमें आजकल ऐसी टैबलेट्स आने लगी हैं जिसको अगर आप एक बार ले लो तो उसको लंबे समय तक उसका इफेक्ट चलता है। कोई कैप्सूल है उसका लंबे समय तक इफेक्ट चलता है। आपने पढ़ा होगा कंट्रोल्ड एंड सस्टेन रिलीज, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो ये जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये कंट्रोल्ड डिलीवरी के लिए भी यूज होते हैं। अगर आपको एक फिक्स्ड टाइम और फिक्स्ड रेट के लिए ड्रग को रिलीज कराना है, लंबे समय के लिए कराना है, तो इसके लिए आप नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को यूज करते हो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रांसपोर्ट द ड्रग इंटैक्ट टू द साइट ऑफ एक्शन अवॉइडिंग द नॉन डिजीज टिश्यू। अब क्या होता है, हम कोई टैबलेट कैप्सूल लेते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है ना, लेकिन एनडीडीएस में क्या होता है कि आपकी जो ड्रग है पूरी की पूरी ड्रग वहीं पहुंचती है जहां आपको उसका एक्शन देना है, ठीक है। जहां नॉन डिजीज टिश्यू है मतलब ऐसी जगह है जहाँ आपको आपकी डिजीज है ही नहीं, वहां वो ड्रग जाएगी नहीं। शॉर्ट में अगर समझें तो एनडीडीएस में जो आपकी ड्रग है वो डायरेक्टली आपका जहां एक्शन आना चाहिए, जिस साइड पे एक्शन आना चाहिए वहां पे चली जाती है और दूसरे किसी टिश्यू, दूसरे किसी ऑर्गन में नहीं जाती है। जहां आपको आपके ड्रग का इफेक्ट कराना है डायरेक्टली आपकी ड्रग वहां पहुंचती है। नेक्स्ट फीचर या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एनडीडीएस का कि एनडीडीएस जो है बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है, और इनकी जो डिलीवरी होती है बॉडी में हम अलग अलग फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स के हिसाब से भी मेंटेन कर सकते हैं। मीन्स आपको किस तरह का डोजेज फॉर्म बनाना है आप वैसा बना सकते हो। इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जल्दी बिगड़ते नहीं हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि एनडीडीएस जो है बहुत इजी होते हैं एडमिनिस्टर करने में, सेफ होते हैं, रिलायबल होते हैं। रिलायबल होते हैं मतलब हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं कि हम इसको अफोर्ड ना कर सकें, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब अप्रोचेस हम देखें अगर नोवेल ड्रग डिलीवरी की अप्रोचेस, तो बहुत सारे ड्रग डिलीवरी या ड्रग टारगेटिंग सिस्टम्स आजकल जो हैं डेवलपमेंट में हैं, जिनके ऊपर रिसर्च चल रही है, स्टडी चल रही है। तो ऐसी अप्रोचेस को बनाया जा रहा है जिससे ड्रग का डिग्रेडेशन, ड्रग का लॉस जो है कम से कम हो, ठीक है, साइड इफेक्ट्स जो आए पेशेंट में वो कम से कम आए, ठीक है, और ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और जो ड्रग का अक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। क्या होता है कई बार हम जब ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाती है, एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ अमाउंट अगर रह जाता है तो वो अक्यूमुलेटेड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो अक्यूमुलेशन है ड्रग का वो
ना हो। तो इन सारी चीज़ों पे अभी स्टडी चल रही है। तो नोवल ड्रग डिलीवरी जब भी बनाया जाता है तो इन अप्रोचेस को देख के बनाया जाता है कि ड्रग का डिग्रेडेशन, ड्रग का लॉस कम से कम हो, जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो कम से कम आए, जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, और ड्रग जो है उसका अक्यूमुलेशन कम हो। अब नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के लिए हम जो कैरियर्स यूज़ करते हैं, ड्रग कैरियर्स का मतलब होता है, ये करियर वाला करियर नहीं है, भविष्य वाला नहीं, ये कैरियर है, व्हीकल। ठीक है, कैरियर मतलब जो हमारे ड्रग को बाहर से हमारी बॉडी में पहुंचाएगा उसको हम कहते हैं कैरियर। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए हम जो ड्रग कैरियर्स को यूज़ करते हैं उसके लिए हम कई तरह के सॉल्यूबल पॉलीमर्स को यूज़ करते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं जो कि इनसॉल्यूबल या बायोडिग्रेडेबल नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स के बने हुए होते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स को यूज़ करते हैं, सेल्स को यूज़ करते हैं, सेल घोस्ट को यूज़ करते हैं, लिपोप्रोटीन्स को यूज़ करते हैं, लाइपोसोम्स को यूज़ करते हैं, माइसिल्स को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, कैरियर्स के, जिसमें कि हम अपनी ड्रग को इनकॉर्पोरेट करके पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करते हैं। नोवेल ड्रग डिलीवरी के लिए दो मैकेनिज्म्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि ड्रग जो है आपकी बॉडी में जाए और डिजायर्ड साइट पे जाकर रिलीज हो। तो दो मैकेनिज्म्स जो हैं एनडीडीएस में होते हैं, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो एनडीडीएस है उसमें किस तरह का मैकेनिज्म यूज होता है ड्रग रिलीज के लिए। तो दो तरह का मैकेनिज्म यूज होता है, एक है आपका एक्टिव टारगेटिंग, एक होता है आपका पैसिव टारगेटिंग। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का क्लासिफिकेशन कि उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो एनडीडीएस जो है आज के ज़माने में, आज की टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है कि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। हम सारे टाइप्स को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे टाइप्स जो इम्पोर्टेंट हैं उसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला अगर हम एग्जाम्पल देखें एनडीडीएस का, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका फाइटोसोम्स। ठीक है, फाइटोसोम्स एग्जाम्पल है। सेकंड है आपका लाइपोसोम्स। थर्ड आता है आपका नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, फोर्थ आते हैं आपके इथोसोम्स। फिफ्थ आता है आपका सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल जिसको शॉर्ट में SLNB लिखा जाता है। सिक्स आता है आपका डेंड्राइमर्स। सेवेंथ आता है आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है TDDS। एट्थ एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजेल्स। नाइन्थ एग्जाम्पल है आपका लिक्विड क्रिस्टल्स। टेंथ एग्जाम्पल है आपका प्रोनियोसोम्स। 11th है आपका नियोसोम्स और 12th है आपका माइक्रोस्फीयर। और इसके अलावा भी बहुत सारे और हैं, लेकिन ये मेन क्लासिफिकेशन है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। इतने एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं और इनमें से एग्जाम्पल देके पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनडीडीएस और नॉट। तो ये कुछ 12 प्रकार के हमने एनडीडीएस यहाँ पे देखे, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी होते हैं। आप एग्जाम्पल्स में कहीं पे भी पढ़ोगे ड्रग्स के बारे में तो आपको वहाँ मिल जाएगा, लेकिन मेनली ये 12 तरह के होते हैं। तो हम फर्स्ट ही स्टार्ट करते हैं फाइटोसोम्स से। ठीक है, हमारा जो पहला एनडीडीएस वाला टॉपिक है वो है फाइटोसोम्स। ठीक है, फाइटोसोम्स जो है पहला एनडीडीएस है, मतलब हमारा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। आपको टैबलेट कैप्सूल ये सब तो मेडिकल की दुकान पे मिल जाती है, लेकिन आप ऐसे जाके नहीं बोल सकते मुझे फाइटोसोम दे दो, नहीं। फाइटोसोम क्या है, एक नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, एक नोवेल अप्रोच है ड्रग की डिलीवरी के लिए। और इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके एडवांटेजेस हैं हर्बल ड्रग्स के लिए। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, जड़ी बूटी लोग खा लेते थे, है ना, एज इट इज प्लांट्स को यूज़ करते थे, रूट्स को यूज़ करते थे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये जो हर्बल ड्रग्स हैं ये उतनी एडवांटेजेस तरीके से बॉडी में नहीं पहुंच पाती थी जैसे पहुंचना चाहिए। तो इन हर्बल ड्रग्स की प्रॉपर डिलीवरी के लिए हमारी बॉडी में एक नया मेडिसिनल सिस्टम बनाया गया जिसको नाम दिया गया फाइटोसोम्स। ये क्वेश्चन आएगा कि फाइटोसोम्स किससे रिलेटेड है, तो फाइटोसोम्स रिलेटेड होता है आपकी हर्बल ड्रग डिलीवरी के लिए। आपकी जो भी हर्बल ड्रग्स हैं वो आपकी बॉडी में प्री डिटरमाइंड रेट से पहुंच सकें। ठीक है, जहां आपका साइट ऑफ एक्शन है, मतलब जहां आपको प्रॉब्लम है डायरेक्टली वहीं पहुंच सकें, कम से कम टॉक्सिक इफेक्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी दें, इसलिए बनाया गया है ये नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम जिसका नाम है फाइटोसोम्स। तो फाइटोसोम्स क्या है, एक नोवेल अप्रोच है ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जिसमें कि हर्बल ड्रग्स को
डिलीवर किया जाता है बॉडी में एक प्री डिटरमाइंड रेट पे, ताकि ड्रग जो है डायरेक्टली आपकी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच सके, कम से कम आपको साइड इफेक्ट्स आए, टॉक्सिक इफेक्ट्स आए, और आपकी जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी आए वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। अब ये जो फाइटोजोम्स हैं ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। पेटेंटेड मतलब जिसने भी इसका ओरिजिनेशन किया है, डिस्कवरेबल किया है, तो उसने उसको पेटेंट करा के रखा है। पेटेंट करा के रखा है मतलब उस पर अपनी पावर लेके रखी है। पेटेंट का मतलब आप जानते होंगे कि अगर कोई भी चीज़ कोई डिस्कवर करता है और वो चाहता है कि उसके अलावा कोई और वो चीज़ ना बनाए, उसका फॉर्मूला आउट ना हो, तो उसको उसका पेटेंट कराना पड़ता है। तो ऐसे ही जिसने भी फाइटोजोम्स को बनाया तो उन्होंने फाइटोजोम्स को पेटेंट करा लिया ताकि कोई और उन फाइटोजोम्स का फॉर्मेशन ना कर पाए। तो फाइटोजोम्स एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसको किसने डेवलप किया है? इटली में एक जगह है इंडेना, ठीक है। इंडेना जो है इटली का, यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ था और ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। फाइटोजोम्स में क्या होता है, जो भी प्लांट एक्सट्रैक्ट है उसको बाउंड कर दिया जाता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन से, ठीक है। पहले हमने पढ़ा हर्बल ड्रग, तो हर्बल ड्रग मतलब प्लांट का एक्सट्रैक्ट। प्लांट का एक्सट्रैक्ट को बाइंड कर दिया जाता है किसके? फॉस्फेटिडाइल कोलिन से। आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर से फाइटोजोम्स बनता है। तो जब आप प्लांट एक्सट्रैक्ट और फॉस्फेटिडाइल कोलिन को ज्वाइन कर देते हो तो एक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनता है। वो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स जो है लिपिड कंपैटिबल होता है, मतलब ऑयली नेचर का होता है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनता है प्लांट एक्सट्रैक्ट और फॉस्फेटिडाइल कोलिन जुड़ने के बाद, उसको हम कहते हैं फाइटोजोम्स। ये फाइटोजोम्स जब हम पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो इससे उसका एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग का बढ़ जाता है। ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ता है? क्योंकि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। ये जो फाइटोजोम्स होते हैं ये हमारी जो बायो मेम्ब्रेन्स हैं, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, वो किस नेचर की हैं? किसकी बनी हुई हैं? वो लिपिड की बनी हुई हैं, ठीक है। तो हमारी जो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं वो लिपिड रिच होती हैं, ठीक है, लिपिड की बनी हुई होती हैं। तो ये जो फाइटोजोम्स हैं ये बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाते हैं हमारी बायो मेम्ब्रेन्स में, और जितना ज़्यादा वो पेनिट्रेट होते हैं हमारी बायो मेम्ब्रेन में उतना ही अच्छे से वो हमारी ब्लड में पहुंच जाते हैं, और जितना ज़्यादा वो हमारे ब्लड में पहुंचते हैं उतनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है। जितनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है उतना ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन आता है। जितना ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन आता है उतना ज़्यादा ड्रग इफेक्ट करती है, आपकी डिजीज़ जल्दी से जल्दी ट्रीट होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? फाइटोजोम्स क्या हैं? लिपिड नेचर के होते हैं, लिपिड कंपैटिबल होते हैं, और हमारी जो बायो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, वो भी लिपिड नेचर की होती हैं, ठीक है। तो ये जो फाइटोजोम्स हैं ये भी लिपिड नेचर के हैं, और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड नेचर की है। तो ये इजीली हमारी सेल मेम्ब्रेन में जाके पेनिट्रेट हो जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जाके पेनिट्रेट हो जाते हैं तो इजीली हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। जितना जल्दी हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं उतनी ज़्यादा इसकी बायो अवेलेबिलिटी आ जाती है और उतना ज़्यादा इसका एब्जॉर्प्शन आता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम एनडीडीएस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है, इनके टॉक्सिक इफेक्ट्स कम है, ठीक है, इनका साइट ऑफ एक्शन पे ही इफेक्ट आता है इसलिए। ये नीचे देखो डायग्राम, ये फाइटोजोम्स का स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ इस तरह का बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे आपको इनलार्ज करके दिखाया गया है। ये आपको जो बाहर ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका फॉस्फोलिपिड है, जो मैंने आपको बताया फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है। ये जो आपको इसके अंदर स्टार्स दिख रहे हैं ये आपका न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब आपका प्लांट एक्सट्रैक्ट हो गया, हर्बल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन और प्लांट एक्सट्रैक्ट का जब आपने कॉम्प्लेक्स बनाया तो ये बन गया आपका फाइटोजोम। ये देखो ये आपका न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है, और ये आपका फाइटोजोम पूरा रेडी हो गया। तो ये फाइटोजोम क्या हो गया? रेडी हो गया। अब आप ये फॉस्फोलिपिड और फॉस्फेटिडाइल कोलिन में कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे टाइप के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, तो उसी का ही एक एग्जांपल है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसको कि हम फाइटोजोम्स की प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो जब हम फॉस्फेटिडाइल कोलिन और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को आपस में जोड़ते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका नाम है फाइटोजोम। अब ये जो फाइटोजोम में फाइटो वर्ड है, उस फाइटो का मतलब है प्लांट और सोम का मतलब होता है सेल लाइक, ठीक है। तो जो स्मॉल प्लांट से बना हुआ सेल लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं फाइटोजोम्स। अब फाइटोजोम्स का मैकेनिज्म क्या है? फाइटोजोम्स का मैकेनिज्म ये है कि दीज क्रिएट्स अ स्मॉल सेल,
ठीक है, विच प्रोडक्ट्स द हर्बल एक्सट्रैक्ट्स वैल्यूएबल कंपोनेंट्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव सिक्रीशन एंड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अब क्या होता है, हम कोई भी डोजेज फॉर्म लेते हैं, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो कैप्सूल हो, तो वो हमारी बॉडी में जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हैं, उसमें जाके थोड़ा सा डिग्रेड हो सकता है। फिर इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन में हमारे कुछ बैक्टीरियाज हैं, वहां पे जाके डिग्रेड हो सकता है। लेकिन फाइटोजोम्स में ऐसा नहीं होता। फाइटोजोम्स में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि फाइटोजोम क्या करते हैं कि स्मॉल सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये आपको दिख रहा है, ये एक स्मॉल सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें ये जो हर्बल एक्सट्रैक्ट आपने भरा हुआ है, ठीक है, ये जो आपने इसमें अपना न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या हर्बल एक्सट्रैक्ट, ये जो आपको क्रॉस के फॉर्म में दिख रहे हैं, जो भरा हुआ है, ये इस हर्बल एक्सट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं होने देता डाइजेस्टिव सिक्रीशन से। ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिक्रीशन से, आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज हैं, उससे आपका ये हर्बल एक्सट्रैक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये फाइटोजोम्स के फॉर्म में आप ले रहे हो, और ये जो फाइटोजोम्स और नहीं है, एक स्मॉल सेल है जो कि आपके न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या प्लांट एक्सट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स को बचा के रखता है डाइजेस्टिव सिक्रीशंस के से और इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया से। इसलिए जो फाइटोजोम्स का बायो अवेलेबिलिटी है, अब्जॉर्प्शन है, वो बहुत अच्छा आता है। अब कौन कौन से एडिटिव्स यूज होते हैं फाइटोजोम्स की प्रिपरेशन के लिए? तो अलग अलग एडिटिव्स यूज होते हैं फाइटोजोम्स की फॉर्मुलेशन के लिए। सबसे पहला तो यूज होता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में भी अलग अलग तरह के फॉस्फोलिपिड्स यूज होते हैं, जैसे कि सोया फॉस्फोडिडाइल कोलिन यूज होता है, एग फॉस्फोडिडाइल कोलिन यूज होता है, डाई पामेटिल फॉस्फोडिडाइल कोलिन यूज होता है, डाई स्टीराइल फॉस्फोडिकोलिन यूज होता है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स के एग्जाम्पल हैं जो कि मेन कंपोनेंट होते हैं आपके फाइटोजोम्स के। इसके अलावा यूज होते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में डाईऑक्सिन हो गया, एसीटोन हो गया, मिथिलीन क्लोराइड हो गया। थर्ड, नॉन सॉल्वेंट्स यूज होते हैं। नॉन सॉल्वेंट्स में मेनली एनहेक्सेन यूज होता है, ठीक है, या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी यूज होते हैं। अल्कोहल भी कई सारी टेक्निक्स में यूज होता है, जिसमें कि इथेनॉल, मीथेनॉल मेनली यूज होता है। फाइटोजोम्स को बनाने की जरूरत क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? तो फाइटोजोम्स के कुछ मेनली प्रॉपर्टीज हैं जिसको कि हम एडवांटेजेस मानते हैं, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में बताया था कि फाइटोजोम हम जब यूज करते हैं तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, जो आपका इनसॉल्यूबल पोलर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट है, इनसॉल्यूबल पोलर बॉटनिकल मतलब प्लांट एक्सट्रैक्ट, अगर कोई आपका ऐसा प्लांट एक्सट्रैक्ट है जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल है, ठीक है, लिपिड में भी इनसॉल्यूबल है, वाटर में भी इनसॉल्यूबल है, तो आप उसका एक मिक्सचर बना सकते हो। ठीक है, जब आप उसका मिक्सचर बना दोगे फाइटोजोम के फॉर्म में तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। आप उसको ओरल रूट से भी ले सकते हो, फाइटोजोम में चेंज करने के बाद टॉपिकल रूट से भी ले सकते हो। अब आप उसको ओरल रूट से लो, टॉपिकल रूट से लो, दोनों में वो बहुत अच्छी बायो अवेलेबिलिटी शो करता है। और जब भी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी आती है, थेराप्यूटिक इफेक्ट उतना ही अच्छा आता है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन उतना अच्छा आता है। ठीक है, अब जब अब्जॉर्प्शन अच्छा आता है आपके ड्रग का, तो अगर स्मॉल डोज में भी आप उसको यूज करते हो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे से अच्छे मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग होता है उसको आपको लार्ज अमाउंट में यूज करना पड़ता है, फिर भी इफेक्ट कम आता है। लेकिन फाइटोजोम्स में क्या होता है कि अगर आप कम अमाउंट में यूज करते हो ड्रग का या फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, तो कम अमाउंट में भी उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आते हैं। थर्ड एडवांटेज है कि जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन यूज करते हैं फाइटोजोम्स की प्रिपरेशन में, वो कैरियर की तरह तो काम करता ही है, लेकिन इसके अलावा इसका एक और फंक्शन होता है, वो है हिपैटो प्रोटेक्टिव। मतलब ये हिपैटो मतलब लिवर, मतलब ये आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, इसीलिए ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है जब आपको कोई हिपैटो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस यूज करना हो। इट मीन्स आपको लिवर के लिए ड्रग को यूज करना है, आपको हिपैटो प्रोटेक्टिव एक्शन देना है। तो जब आपको हिपैटो प्रोटेक्टिव कोई एक्शन वाली ड्रग बनानी है तो आप फाइटोजोम्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि फाइटोजोम्स में फॉस्फेटिडाइल कोलिन यूज होता है और फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी जो है हिपैटो प्रोटेक्टिव एक्शन देता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं फाइटोजोम्स के कि फाइटोजोम्स की जो स्टेबिलिटी प्रोफाइल होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन में,
और आपके प्लांट एक्सट्रैक्ट के बीच में वो बहुत अच्छे बनते हैं, ब्रेकेबल नहीं होते हैं, इसीलिए जो भी उनकी स्टेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। फाइटोसोम्स जो है बहुत अच्छे से ट्रांजिशन हो जाते हैं, मतलब अगर आपका कोई हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट वाली ड्रग है तो इजीली वो लिपिड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फाइटोसोम्स बहुत बेटर होते हैं अगर आपका हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट से ड्रग जानी है लिपिड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, जैसे कि एंटेरोसाइट सेल मेम्ब्रेन में जानी है, इंटेस्टाइनल सेल मेम्ब्रेन में, और फिर वहां से सेल में जानी है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है आपके फाइटोसोम्स का एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत इजीली हो जाता है, और जो सिस्टमेटिक टारगेटिंग है वो भी इजीली हो जाती है। फाइटोसोम्स को मेनली कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, क्योंकि फाइटोसोम्स स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाते हैं। स्किन की जो मेम्ब्रेन्स है वो लिपिड की बनी हुई होती हैं। हमारे जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है वो सेल्स जो है लिपिड के बने हुए होते हैं, और फाइटोसोम्स जो है वो इजीली लिपिड मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर लेते हैं। तो फाइटोसोम्स को कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्किन से बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाते हैं और इनकी लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब क्या होता है, ये जो फाइटोसोम्स हैं इनकी अगर हम सॉल्युबिलिटी बाइल में बढ़ा दें, हमारी बॉडी में जो बाइल जूस होता है, ठीक है, अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा दें बाइल में, तो फाइटोसोम्स जो है लिवर टारगेटिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी पीछे मैंने बताया ना हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्शन देता है, वैसे ही अगर हम इसकी फाइटोसोम्स की अगर सॉल्युबिलिटी बाइल में बढ़ा दें हर्बल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो हम उसको लिवर को टारगेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। लिवर में जो भी डिसीजेज हो रही हैं उसमें टारगेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फाइटोसोम्स बनने के बाद उसके कुछ कैरेक्टराइजेशन किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टराइजेशन पैरामीटर है वो है विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन मतलब फाइटोसोम्स को देखना कि वो कैसे बने हैं। तो फाइटोसोम का जो विजुअलाइजेशन होता है वो सैम और टैम के थ्रू होता है। सैम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टैम मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इट मीन्स जो विजुअलाइजेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा होता है। दो टेक्निक सैम एंड टैम। इसमें जो मैग्निफिकेशन पावर यूज करते हैं वो 1000 टाइम्स का यूज करते हैं। टैम से जो है हमको साइज पता चलता है फाइटोसोमल वेसिकल्स का, और जबकि सैम से जो है हमें उसका साइज और अपीयरेंस दोनों पता चलता है। ठीक है, जो फाइटोसोम्स के वेसिकल बने हैं उसका जो साइज है वो हम पता कर सकते हैं टैम से। ठीक है, और जो पार्टिकल्स का साइज है, ठीक है, और उसका जो अपीयरेंस है वो हम पता कर सकते हैं सैम से। तो दोनों को ही यूज किया जाता है विजुअल अपीयरेंस के लिए या विजुअलाइजेशन के लिए। कैसे किया जाता है, जो आपका ड्राई सैंपल है, जो आपके फाइटोसोम्स हैं, उसको गोल्ड कोटेड ब्रास स्टब पे रखा जाता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसके नीचे जो स्टब रहता है गोल्ड कोटेड ब्रास का, वहाँ पे ड्राई पाउडर को रखा जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू उसको विजुअली ऑब्जर्व किया जाता है। विजुअलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है पार्टिकल साइज और जीटा पोटेंशियल। इसके लिए कंप्यूटराइज्ड इंस्पेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है, या फिर फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया जाता है। डायनामिक लाइट स्कैटरिंग को भी यूज कर सकते हैं पार्टिकल साइज और जीटा पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से नाम या कौन कौन सी टेक्निक से जो है हम पार्टिकल साइज और जीटा पोटेंशियल पता करते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम से भी, फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी, डायनामिक लाइट स्कैटरिंग के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पैरामीटर, कैरेक्टराइजेशन पैरामीटर, वो है सरफेस टेंशन मेजरमेंट। सरफेस टेंशन को हम रिंग मेथड से करते हैं, ड्यूनो रिंग टेंशियोमीटर से। इससे हम जो है आपका जो भी फाइटोसोम है उसका या जो आपका ड्रग है उसका सरफेस टेंशन एक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सरफेस टेंशन के लिए कौन सा इक्विपमेंट या पैरामीटर मतलब कौन सा हम इक्विपमेंट यूज करते हैं वो है ड्यूनो रिंग टेंशियोमीटर। ये नाम आपको याद रखना है, ड्यूनो रिंग टेंशियोमीटर। इससे क्या डिटरमाइन करते हैं हम, सरफेस टेंशन डिटरमाइन करते हैं ड्रग का या फाइटोसोम का एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी। इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी मतलब ये जो आपका फाइटोसोम है इसके अंदर आपकी ड्रग कितनी इंट्रैप्ड है, इसको हम कहते हैं इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी। तो जो इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी है वो हम चेक करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम देखते हैं कि जो आपका मेडिकेशन है, जो आपका ड्रग है, वो कितना ज़्यादा कैप्चर है फाइटोसोम्स में। यही मैंने आपको बताया ना कि आपके जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो फाइटोसोम्स में कितने ज़्यादा कैप्चर हैं
उसको हम कहते हैं इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी। इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी हम चेक करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। तो जो भी आपका ड्रग फाइटोसोम का कॉम्प्लेक्स है उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं 10,000 आरपीएम पे। कितना? 10,000 आरपीएम पे 90 मिनट के लिए। टेम्परेचर कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। जब हम उसको 10,000 आरपीएम पे 90 मिनट के लिए घुमाते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो फाइटोसोम जो है सेपरेट हो जाते हैं, ड्रग अलग हो जाती है। ठीक है, मतलब ऐसी ड्रग जो कि इंट्रैप नहीं है वो अलग हो जाती है। अब ये जो फ्री ड्रग का कंसंट्रेशन है उसको हम मेजर कर लेते हैं यूवी के थ्रू। ठीक है, इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी में दो मतलब इक्विपमेंट यूज करते हैं। पहला हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो हमें फ्री ड्रग मिलती है उसका कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, उसका कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। आपको याद रखना है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, आरपीएम याद रखना है, कितने आरपीएम पे घुमाते हैं, कितने समय के लिए घुमाते हैं, कितने टेम्परेचर के लिए घुमाते हैं। तो जो अनट्रैप्ड ड्रग होती है, मतलब जो फ्री ड्रग होती है, उसका कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन कर लेते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। लास्ट हम चेक करते हैं ड्रग कंटेंट। ठीक है, तो ड्रग कंटेंट हम चेक करने के लिए HPLC यूज करते हैं, कस्टमाइज्ड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करते हैं, या फिर कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड भी यूज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ड्रग की क्वांटिटी कितनी है, आपकी मेडिकेशन की क्वांटिटी कितनी है आपके फाइटोसोम्स में। फाइटोसोम्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इसको हम हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा दें बाइल में तो हम इसको लिवर टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं। वही यहाँ पे है कि हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स के लिए हम फाइटोसोम को यूज कर सकते हैं। हार्ट के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉपर्टीज भी देता है। कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं जिसके कारण इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देखी गई हैं, तो इसको हम कॉस्मेटिक्स में यूज कर सकते हैं एंटी एजिंग के लिए। इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो हम इसको इन फीचर्स के कारण भी यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।